सो हाय एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। क्या है टीसीएस का पूरा हायरिंग प्रोसेस, क्या है एनक्यूटी और किस तरह से एनक्यूटी के थ्रू टीसीएस ऑन बोर्ड करता है। तो टीसीएस एनक्यूटी टीसीएस का सबसे बड़ा हायरिंग प्रोसेस है, जिसके थ्रू ये लोग अराउंड 30,000 to 50,000 ऑफ स्टूडेंट को हर साल ऑन बोर्ड करते हैं। नंबर वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड, बट ये फिगर अप्रॉक्स सेम ही रहता है हर साल। टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम किस तरीके से होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले एक आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम या ऑफलाइन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कोविड केसेस, प्लस एक इंटरव्यू होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या होता है, ये पैटर्न हर साल सेम ही रहता है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। सबसे पहले इसमें रहता है आपका कॉग्निटिव स्किल का टेस्ट और दूसरा होगा प्रोग्रामिंग स्किल। तो कॉग्निटिव स्किल के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहला है वर्बल एबिलिटी, दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी। प्रोग्रामिंग लॉजिक में एक तो रहता है प्रोग्रामिंग लॉजिक का एमसीक्यू और दूसरा रहता है आपका कोडिंग राउंड। टीसीएस एनक्यूटी का पेपर के अंदर नो निगेटिव मार्किंग, सबसे पहला तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, और दूसरा है ये पेपर एडेप्टिव होता है। एडेप्टिव मतलब अगर आप क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे हैं तो लेवल डिफिकल्ट होते जाएगा, अगर गलत है तो डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगा। और टीसीएस आपको रफ वर्क के लिए आपको हेड मूव नहीं करने देता, बेसिकली आपको पूरे समय उसके स्क्रीन पे ही देखना होगा। यहाँ पे एआई होता है जो आपको मॉनिटर करता है। और दूसरा चीज है टीसीएस रफ वर्क के लिए, और दूसरा है कैलकुलेटर, ये दोनों स्क्रीन पे ही प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली इनके पेपर का सिस्टम इस तरीके से कुछ है। उसके बाद हम लोग आते हैं डिफरेंट सेक्शन के लिए आपको क्या टाइमिंग और कितने क्वेश्चंस रहते हैं। तो वर्बल एबिलिटी के लिए सबसे पहले 24 क्वेश्चन 30 मिनट, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 30 क्वेश्चन 50 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी 26 क्वेश्चन 40 मिनट, प्रोग्रामिंग लॉजिक 10 एमसीक्यू 15 मिनट, हैंड्स ऑन कोडिंग 2 आपको कोडिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे और टाइम 15 मिनट 30 मिनट, ये ओवरऑल 45 मिनट होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं टीसीएस यहाँ लिखा भी हुआ है नो सेक्शन स्विचिंग, आप सेक्शन नहीं स्विच कर सकते। जैसे कि आपको इस सेक्शन में अगर 30 मिनट का टाइमिंग है, अगर आप इसको 25 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 मिनट आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन में वेट करना होगा, आप अगले सेक्शन में जाके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि आप लोग टाइम ले और अपने क्वेश्चंस को आराम से रीड करें, क्योंकि एक एक मार्क्स से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बेसिकली मोर देन लैक ऑफ स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए बैठते हैं हर साल। उसके बाद फिर आपको जैसा मैंने बताया सेक्शन वाइज फिक्स टाइमिंग और टोटल टाइम पेपर का 3 आवर दैट इज 180 मिनट। आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, अगर आपने किसी को इसको 15 मिनट की जगह 10 मिनट में कर लिया तो आप यहाँ दे सकते हैं 35 मिनट, या फिर आप इसको जल्दी कर लेते हैं तो आप इसमें आप टाइम दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अलग अलग सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं, किस तरीके से इसका पैटर्न रहता है। वर्बल एबिलिटी सबसे पहला है, जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट इनकरेक्ट, उसके बाद फिर वॉइस के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, टेंस के कुछ क्वेश्चन, वही बेसिक इंग्लिश ग्रामर। दूसरा आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके अंदर आपको पैसेज मिलेंगे, पैसेज या तो किसी न्यूज आर्टिकल या फिर किसी न्यूज मैगजीन से लिए हुए रहेंगे, और 2 से 3 आपको पैसेज मिलेंगे और उसके ऊपर अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चंस रहते हैं। तो पैसेज को काफी ध्यान से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर पैसेज में बहुत आराम से मिलते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग वर्ड, आपको वर्ड पैटर्न दिया जाएगा सच लाइक ABC इक्वल टू DEF डी मैंने वहां लिख दिया EFG, ऐसा कुछ आपको पैटर्न दिया जाएगा और उस डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न आपको ब्लैंक फिल करना रहेगा विद करेक्ट पैटर्न। दूसरा आ गया लेटर सीरीज, उसके बाद फिर नंबर सीरीज भी ऐसे ही कुछ वर्ड पैटर्न की ही तरह रहता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इंक्लूडेड रहते हैं, जिससे थोड़ा लेवल माइल्ड डिफिकल्ट हो जाता है इसका। उसके बाद ब्लड रिलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन, क्यूब फोल्डिंग पैटर्न के ऊपर, डिसीजन मेकिंग, डेटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। सपोज स्टेटमेंट ए इज ट्रू देन स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो ट्रू, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको कोई एक स्टेटमेंट कंक्लूड करने दिया जाएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं इसके अंदर। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी बेसिकली रीजनिंग एबिलिटी से आसान होता है, इसके अंदर आपको 10th के कुछ मैथ्स क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, LCM, SCF, डिविजिबिलिटी थ्योरम,
नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, ज्योमेट्री, शेप, पेरीमीटर, एरिया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब वगैरह के कुछ क्वेश्चन, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस रहते हैं, अर्थमेटिक एबिलिटी में परसेंटेज के क्वेश्चंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, क्लॉक, कैलेंडर, इस तरह के। उसके बाद एलिमेंट्री स्टैटिक्स में मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट, टेबुलर डायग्राम। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक में। प्रोग्रामिंग लॉजिक में बेसिकली प्रोग्रामिंग लॉजिक आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस रहता है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है और जिसका लेवल आसान ही रहता है। आप उसको बोल सकते हैं इजी और इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले आपको डेटा टाइप्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन रहेगा, डेटा टाइप्स, इंट, कैर, ऑल दोज। तो आपको डेटा टाइप्स के ऊपर मतलब आपको एक कोड दिया रहेगा जिसमें कुछ मिस्टेक्स रहेगा, आपको पता डेटा टाइप से रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स और आपको वो करेक्ट आंसर चूज करना है। देन आ जाते हैं हम लोग फंक्शंस के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, रिकर्सन, इटरेशन, एरे के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लूप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद स्टैक और क्यूब, लिंक लिस्ट के क्वेश्चन रहते हैं। फिर आ जाते हैं सर्चिंग, सॉर्टिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लिंक लिस्ट। इनके ऊपर उतने क्वेश्चन नहीं रहते हैं, किसी किसी साल देखा गया है कुछ क्वेश्चन और लगभग हर साल नहीं आते हैं, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर डीबीएमएस के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं, ओएस के ऊपर सम बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कोडिंग राउंड में। कोडिंग राउंड में आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसका लेवल दोनों इजी आ सकता है या फिर इजी इंटरमीडिएट ऐसा लेवल रहता है। ज्यादा हार्ड कुछ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। आप अगर सीएससी बैकग्राउंड या आईटी बैकग्राउंड से है तो आप आसानी से कर सकते हैं। नॉन सीएस आईटी के लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल आप डिफिकल्ट बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, अगर आप एनक्यूटी क्वालिफाई करते हैं देन व्हाट। आप एनक्यूटी क्वालिफाई करते हैं, अगर आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करते हैं तो आपको डिजिटल का भी कॉल आ सकता है। अगर आप एनक्यूटी थोड़े कम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करते हैं तो आपको निंजा इंटरव्यू का कॉल आएगा। डिजिटल और निंजा इंटरव्यू क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप डिजिटल के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, डिजिटल के लिए आपको एक एग्जाम देना होगा जिसमें आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे जिनके लेवल इंटरमीडिएट लेवल रहते हैं डिजिटल के कोडिंग क्वेश्चंस के। कभी कभी आसान भी आया है, मेरे कुछ दोस्तों के साथ पिछले साल हो चुका है ऐसा। अगर आप कोडिंग राउंड क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको डिजिटल का इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो आप अगर डिजिटल का इंटरव्यू अगर आप देते हैं तो क्या क्या कंडीशन है, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला तो है आप डिजिटल के लिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे, दूसरा है आप निंजा के लिए सेलेक्ट होंगे, या आप सेलेक्ट नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप डिजिटल का इंटरव्यू ना दे आप डायरेक्ट निंजा एक्सेप्ट कर ले। डिजिटल का इंटरव्यू आप जरूर दे, अगर आपका होता है तो आपका चांसेस है कि आप डिजिटल के लिए हो सकता है। काफी अच्छा पैकेज है डिजिटल का। अगर आप डिजिटल का एग्जाम अगर नहीं क्वालिफाइड कर पाते, सपोज आपको डिजिटल के एग्जाम का कॉल आया, आप डिजिटल का एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो उसी इंटरव्यू के आपको निंजा का इंटरव्यू लिया जाएगा। निंजा का इंटरव्यू लिया जाएगा जो अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको निंजा का पैकेज दिया जाएगा, अगर नहीं हो पाए तो फिर दैट्स बैड लक। उसके बाद अब टीसीएस डिजिटल और निंजा में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बहुत छोटा डिफरेंस तो है। जैसे कि अगर आप टीसीएस निंजा क्वालिफाई करते हैं तो आपको एएससी का पोस्ट दिया जाता है जो असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर। असिस्टेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियर में आपको कुछ बेसिक्स प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसमें आपको सपोर्ट वगैरह या टेस्टिंग का काम मिल सकता है। इसके अंदर उतने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट नहीं आते हैं। अगर आप डिजिटल आपका होता है तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिल सकता है। आप सिस्टम इंजीनियर हैं और आपको अच्छे खासे प्रोजेक्ट मिलेंगे। और पैकेज जो है निंजा को 3.36 LPA है, जो शायद इस साल 3.6 LPA तक जाने का चांसेस है, और डिजिटल का 7 LPA है। अभी तक तो वही है, आगे फ्यूचर में इनकेस चेंजेस आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल और निंजा के इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली डिजिटल का इंटरव्यू मोर ओवर आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, आपने किसके चीज के ऊपर प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट में आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज किया है। बेसिकली इसमें आपको उन सारी चीज के बारे में डीप आपसे पूछा जाएगा। बेसिकली ये लोग डिजिटल में टीसीएस वाले खासकर पाइथन और एमएल पे फोकस करते हैं। अगर आपने एमएल पे प्रोजेक्ट किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका चांस है, अगर आपके ऊपर एमएल पे कमांड है तो मोस्ट प्रोबेबली आप डिजिटल क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर
इसी की जगह अगर आप निंजा का इंटरव्यू देते हैं तो आपसे बेसिकली आपके बारे में पूछा जाएगा, जैसा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ पहला क्वेश्चन इनका होता है, सबसे पहले इनके एचआर आपसे पूछेंगे। उसके बाद फिर दूसरा उसके बाद आपका टेक्निकल शुरू होगा, जिसमें बेसिकली उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसके बाद बहुत बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, और फिर आपका कुछ डीबीएमएस या आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। ये 3 टॉपिक ये लोग ज्यादा कवर करते हैं इंटरव्यू के अंदर। और सेम चीज है डिजिटल के भी अंदर, कुछ इन टॉपिक को कवर किया जाता है, बट डिजिटल मोर ओवर प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है। तो जैसा कि अभी तक का इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं डिजिटल और निंजा के ऊपर एक ब्रीफ इंटरव्यू के ऊपर मैं डिफरेंस बनाऊं कि क्या दोनों के इंटरव्यू में डिफरेंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, so share, subscribe and like, please. Thank you.